तो मुख्यमंत्री योगी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी की लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। आपको बता दें कि एक दिन में तीन रैलियां कर रहे हैं सीएम योगी। हिमाचल में स्टार प्रचारक की भूमिका में है सीएम योगी, तो वहीं मध्य प्रदेश में छात्राएं योगी जैसा एक्शन मांग रही हैं। गोला के उपचुनाव में योगी का प्रचार काफी असरदार दिख रहा है। यूपी में माफिया भी सीएम योगी का मुरीद हो गया है। दरअसल सीएम योगी की डिमांड यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में होने वाले चुनावों में भी है। हिमाचल में तो योगी की रैली में भारी भीड़ जुट रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्राएं पुलिस को कहती हुई साफ दिख रही हैं कि यूपी जैसा एक्शन चाहिए, जहां योगी का बुलडोजर वाला फौरन एक्शन होता है। योगी के इस एक्शन पर माफिया अतीक अहमद ने भी उन्हें ईमानदार मुख्यमंत्री बताया। तो वहीं कल लखीमपुर खीरी में होने वाले गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक नदारदी दिखे हैं। सवाल वही, हिमाचल में योगी का धुआंधार प्रचार, यूपी के बाद हिमाचल में जिताएंगे योगी। एमपी में छात्राएं बोली योगी योगी। आज उसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में योगी का धुआंधार प्रचार। कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। कांग्रेस के समय में ही वहाँ पे आरती प्रारंभ हुई, उसका ताला खोला गया। ये योगी जी को मालूम नहीं, पता लगा लें। कांग्रेस हमेशा कभी भी इन लोगों की तरह एक केवल वर्गवाद की राजनीति नहीं करती है। राजनीति कांग्रेस सबको लेकर चलती है, और कांग्रेस के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके एक समान विचारधारा के साथ है। कांग्रेस पार्टी बहुत प्रयास की कि मंदिर ना बने, लेकिन सही बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती तो मंदिर निर्माण नहीं होता। अड़ंगा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से लगाई है। एमपी में छात्राएं बोली योगी योगी। आप कहे आज ही हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वो आज की नहीं बुलवाया तो सब धीरे हो जाएगा। बाकी स्टेट में भी तो होता है, हैंड टू हैंड एक्शन लेता है योगी, हैंड टू हैंड बुलडोजर चलते हैं लोगों के। यूपी के बाद हिमाचल भी जिताएंगे योगी। कांग्रेस के आने का मतलब क्या होता है? अपने साथ माफिया को भी साथ में लेके आना है। कांग्रेस का मतलब माफिया को, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार को, कांग्रेस का मतलब करप्शन को। गोला के गदर में भी योगी असरदार। ये यही माफिया है जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल भी जिताएंगे योगी, और मध्य प्रदेश में आखिर क्यों बोली छात्राएं योगी योगी? यूपी में तो हैंड टू हैंड एक्शन होता है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, अभिमन्यु त्यागी हैं प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में, प्रोफेसर भुवन जोशी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय मिश्रा हैं नेता बीएसपी, और आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की विस्तार से शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। सबसे पहले शुरुआत कैप्टन अभिमन्यु त्यागी जी से करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में। अभिमन्यु जी, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी दिखे, और एक एक करके उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब माफिया राज, कांग्रेस अपने साथ माफिया लेकर आती है। हमने केदारपुरी के बारे में सोचा, हमने काशी के बारे में सोचा, हमने महाकाल के बारे में सोचा, लेकिन आपने सिर्फ करप्शन के बारे में सोचा या एक परिवार के बारे में सोचा? आस्था जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल की बात करेंगे अगर योगी जी, चाहे भाजपा बात करें चाहे गुजरात की बात करें, ये लोग हारने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रहे थे, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। गन्ना किसानों का बकाया अभी तक नहीं मिला है।
इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि जो किसान है उनकी सिंचाई की बिजली का बिल हाफ कर देंगे, वो कहीं हाफ नहीं हुआ है। कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, लगातार रोजगार घटते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर ठीक है अभिमन्यु जी, प्रोजेक्ट है तो वो सिर्फ है अग्निवीर। ठीक है अभिमन्यु जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, विस्तार से आपकी बात को सुनेंगे। रुक करेंगे प्रोफेसर भुवन जोशी का। प्रोफेसर भुवन जोशी, मध्य प्रदेश में छात्राएं पुलिस पर नाराज हो रही हैं और कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में तो हैंड टू हैंड एक्शन होता है, बुलडोजर चलता है, और हिमाचल की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी भी कह रहे हैं कि अब माफिया जो है वो भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, इस देश और प्रदेश ने बिल्कुल देखा कि जब योगी जी का बुलडोजर है वो अभी तक नहीं चल पाया उन किसान के हत्यारे टेडी जी के बेटे के लिए। आज भी इंतजार कर रहा है उत्तर प्रदेश की कब उन पर बुलडोजर चलेगा। मैं कहना चाहता हूं गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से, ये इनका योगी जी का जो बुलडोजर है अपना पराया देख के चलता है, और ये चलता है जाति विशेष और धर्म विशेष को देख के ये बुलडोजर काम करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि आज। ठीक है भुवन जोशी जी, फिलहाल समय खत्म हुआ, लौटेंगे आपके पास। रुक करेंगे विजय मिश्रा का, जो कि नेता है बीएसपी के हमारे साथ। विजय मिश्रा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भाजपा के स्टार प्रचारक बन चुके हैं और वो पहले भी अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करते रहे हैं और आज हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 3 जनसभाएं की हैं। दूसरी तरफ गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी वो रैली करके आए हैं और हर जगह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबको निशाने पर ले रहे हैं और यूपी की 2 बात डंके की चोट पर कह रहे हैं। एक तो माफिया भीगी बिल्ली बन गए, बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हो रही है, करप्शन खत्म हो गया, महिलाओं के लिए एक सेफ माहौल बना यूपी में। तो विजय मिश्रा फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आगे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुक करते हैं शरद त्रिवेदी जी, हमारे बीच में है बीजेपी प्रवक्ता। शरद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा जीत करके आई और अब स्टार प्रचारक की तरह वो हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि यूपी के बाद यूपी में किए गए काम गिनवाकर क्या हिमाचल जिताएंगे योगी? 30 सेकेंड। अब तो भाजपा क्या बाकी पार्टियां भी यही काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में जो है बुलडोजर की डिमांड हो रही है, हिमाचल में बुलडोजर की डिमांड हो रही है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में ओडीओपी का जो प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था उसको वहां लोग मांग रहे हैं और उसको वहां लागू कर दिया गया, उड़ीसा में लागू कर दिया गया है। तो ये जो कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, आतंकी आतंकित है और माफिया खुद माफी मांग रहा है। तो वास्तव में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। जो अभी हमारे मित्र कांग्रेस के जी फिलहाल शरद जी आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल समय पूरा हो गया, आगे हम आपके पास आएंगे, लेकिन आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक जी, आप इस मामले पर कैसे प्रकाश डालना चाहेंगे? जो बात शरद त्रिवेदी कह रहे हैं कि अब तो बुलडोजर की डिमांड देखिए असम में हो रही है, बुलडोजर की डिमांड मध्य प्रदेश में हो रही है, कई और राज्यों में उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, बाकी राज्य भी यही कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है क्या कि यूपी में लिए गए इस एक्शन के बाद संदेश अलग अलग जगहों और राज्यों तक पहुंचा है और चुनाव प्रचार में हिमाचल में जाकर इस बात को कहना बीजेपी के लिए असर दिखाएगा क्या? देखिए आस्था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है। लड़कियों की अस्मिता से खेलने वालों पर, स्टेट का धन लूटने वालों पे ये एक नेशनल सिंबल की तरह उभर कर आया है और इसका इस्तेमाल योगी जी ने उन एलिमेंट्स पर किया है जिन्होंने देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ किया या अपने कुबत उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है आलोक जी, आप ये मान रहे हैं कि यूपी में किए गए ये सारे काम मैसेज छोड़ करके गए हैं, एक उदाहरण बने हैं जिसको बार बार बीजेपी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आगे रखती है और प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी जाते हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बहुजन समाज पार्टी के। विजय जी, 30 सेकंड में आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे कि धुआंधार प्रचार चल रहा है, चाहे वो लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की सीट हो या फिर हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो। हर जगह मंच से सीएम योगी यही कह रहे हैं कि किसी और पार्टी ने इससे पहले काशी, केदार और महाकाल के बारे में नहीं सोचा था, माफियाओं को भीगी बिल्ली बनने पर मजबूर नहीं किया था, लेकिन यूपी में वो करके दिखाया बीजेपी की सरकार ने। जी 30 सेकंड। आज इनकी पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो इनके यहाँ जाता है वो धुल के एकदम साफ हो जाता है। और आज ये कहते हैं काशी मथुरा, इन्होंने एक पौराणिक स्थल को
हमारे पौराणिक स्थल को इन्होंने पर्यटन स्थल में बदल दिया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया। हम कहते हैं आप विकास करिए, लेकिन हमारी पुरानी चीजों को मत बिगाड़िए। आने वाली पीढ़ी जब उन मंदिरों में जाएगी, उनको वहां धर्म नजर नहीं आएगा, वहां के दृश्य, वहां की चमक धमक देख के वो लौट आया करेंगे। अगर हमारे देश में, हमारा देश धार्मिक विविधता रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, कुछ सोच समझ के बनाया था, आज ये विकास करें, हमको इनके विकास से दिक्कत नहीं। ठीक है विजय मिश्र जी, फिलहाल समय पूरा, लेकिन आपका ये कहना है कि धार्मिक स्थलों का, जैसे काशी कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना, केदारपुरी का विकास हो रहा है, इसको सरकार पर्यटन के लिए कर रही है, मतलब लोगों के अंदर धार्मिक भावना नहीं रह जाएगी, लोग पर्यटन के लिए जाएंगे। आपकी नजर में ये धार्मिक भावना से खिलवाड़ है, ठीक है? इस बात का जवाब या ये आपका जो पॉइंट है मैं शरद त्रिवेदी के सामने रखूंगी, लेकिन चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं। और सबसे पहले सवाल अभिमन्यु त्यागी आपसे, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क्स के वक्त भी पूछा था, फिर दोहराती हूं। आज कांग्रेस को सीरियल तरीके से घेरा है मुख्यमंत्री योगी ने। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार होती तो क्या राम मंदिर बनता? काशी, केदार, महाकाल के बारे में वो सोचते, वो तो सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते। परिवारवाद के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जा रहा है विधानसभा के चुनाव में। आस्था जी, सब जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का निर्माण नहीं करा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो राम के नाम पर राजनीति की, राम के नाम पर व्यापार किया और राम के नाम को बेचा। देखिए कैसे व्यापार किया, कैसे बेचा, थोड़ा पॉइंट को स्पष्ट करते चलिए। हाँ जी आस्था जी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास बताइए क्या मुद्दा है? ये दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, राम नाम को बेचा। पूरा कर लो। नहीं, आपने कहा राम नाम को बेचा, कैसे? देखिए मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। और दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं, अपराधियों की जगह की बात कर रहे हैं कि अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। देखिए एडीआर की रिपोर्ट है, 44% भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 111 विधायकों पर मुकदमे हैं। ये अपनी रिपोर्ट नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट। देखिए धर्म को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा है, क्योंकि जो धर्म को आगे रखने से क्या तात्पर्य है आपका अभिमन्यु त्यागी? आपने राम का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र हुआ, आपने कहा कि राम नाम को बेचा। उनके मैनिफेस्टो और एजेंडे में तो हमेशा से स्पष्ट रहा है राम मंदिर की बात। आप 1.5 दशक पहले का, 2 दशक पहले का भी मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए भाजपा का, तो उसमें भी राम मंदिर की बात लिखी हुई है। आप ही पूछते थे मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बता रहे, अब आप कह रहे राम नाम को बेचा। और सब पूछते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर निर्माण के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने, वो आरएसएस ने तो बाकायदा चंदे की रसीद भी छपवा ली निर्माण के लिए, और गली गली गांव कस्बे में घूमे हैं। और राम मंदिर निर्माण क्षेत्र के 25 से 30 किलोमीटर पर जमीनों की जो खरीद फरोख्त हुई है, और उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें भाजपा के विधायक हो, चाहे भाजपा नहीं, अभिमन्यु जी आप बात को स्पष्ट करते चलिए। बात को, आपको किस बात से दिक्कत है? आपका ये कहना है कि राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर कोई जमीन घोटाला हुआ है, आपको इस बात से दिक्कत है? या आपको इस बात से दिक्कत है कि राम मंदिर का क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? आपको इस बात से दिक्कत है कि आज इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था श्री राम से या धार्मिक स्थलों से जुड़ती है, उनका विकास क्यों हो रहा है? आपको किस बात से दिक्कत है? हमको दिक्कत इस बात से कि धर्म के नाम पर राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, हमें इस बात से ठीक है। तो आपके हिसाब से धर्म के नाम पर राजनीति हुई। शरद त्रिवेदी जी इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धर्म के नाम पर आप राजनीति करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान राम के नाम की माला जपते हैं। राम का नाम वो भारत है, भारत का हर कण कण में राम का नाम है। इन्होंने तो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम काल्पनिक है, ये कहते हैं राम सेतु है ही नहीं। तो हम तो कम से कम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अधर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व है कि अभिमन्यु जी ने इतनी अच्छी बात कही है भाजपा के बारे में, जो शायद बहुत लोग, हमारे विपक्ष के लोग इस पर राजी नहीं होंगे। हम लोगों ने राम मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था और राम मंदिर बन रहा है, इससे इनको क्या तकलीफ हो रही है? अब ये बता रहे पर्यटन का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, पूरे पूर्वांचल का विकास हो रहा है, क्योंकि वहां राम मंदिर बन रहा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो शुद्धि हुई है, जिस तरह वहां पे कॉरिडोर बनाया गया है, पूरे बनारस, पूरे वाराणसी में बोट यात्रा हो रही है, बनारस का पूरा ढांचा बदल गया है, बनारस हवाई अड्डा बदल गया है, हर पूरा पूर्वांचल बदल रहा है, क्योंकि वहां मंदिर बन रहे हैं।
कम से कम वहां हम लोग माफिया नहीं राज कर रहा है। जो इनके राज्य में माफिया राज करता था, इनके राज्य में जीप से लेके जीजाजी तक हर स्कैम में कांग्रेस जहां शामिल थी, कम से कम ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता। भुवन जोशी जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्शन जो है वो सेलेक्टिव है। उन्होंने कहा कि हम धर्म की बात करते हैं, हमने विकास काम किया, हमने धार्मिक स्थलों को विकसित किया, ये हमारा मॉडल है। हम हमेशा से कहते आए हैं, मैनिफेस्टो में लिखते आए, कम से कम अधर्म की बात नहीं कर रहे। माफियाओं को भीगी बिल्ली बनने पर हमने मजबूर कर दिया। बुलडोजर एक्शन एक ऐसा इजाद हुआ, अब राज्यों के बाहर भी इसकी मांग हो रही है। देखिए, योगी सरकार में हमने देखा था कि एक माननीय जी, और नाम भी खोलना चाहूंगा, धनंजय सिंह जी, किस प्रकार क्रिकेट की बैटिंग करते हुए प्रदेश और देश ने देखा है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी ये गोला उपचुनाव हो रहा है, उसमें आप देखिए किस तरह जाति विशेष के लोगों को जबरदस्ती उनको अपनी जॉब से वापस घर के लिए भेजा गया क्योंकि उनकी जाति कोई एक विशेष थी। तो किस तरह का ये प्रशासन और शासन चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे कैंडिडेट है वहां पर जो विनय तिवारी जी, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया और फिर दबाव में उस नोटिस को वापस लिया गया। ये किस प्रकार का शासन प्रशासन चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। निश्चित तौर पे जो इनका जो मॉडल है वो खोखला हो चुका है। हेट पॉलिटिक्स, धर्म की जो राजनीति है वो इनका केवल एक एजेंडा है, उसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में इन्होंने इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी। लेकिन जनता तो चुनाव जिता रही है ना भुवन जोशी जी, उनको ये सारी बातें तो आप कहते आ रहे हैं कई साल से। कई चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव निकल गए, 1 लोकसभा चुनाव निकल गया, जनता तो जिताती आ रही है उनको। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल हेटेड पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर कोई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ये लड़ाई को लड़ती रहेगी। हम लोग धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं। हम इस लड़ाई को हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, एक तरफ विपक्ष की जंग है कि हम हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है विकास भी विश्वास भी। मतलब शरद त्रिवेदी जी ने जिस बात को कहा कि हम तो फक्र से कहते हैं कि हाँ, हम धर्म की बात करते हैं, हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म को आगे रखते हैं, हम नाम जपते हैं। देखिए आस्था जी, हर राजनीतिक दल कुछ भी कहे, इस सब का फाइनल रिजल्ट जनता देती है। और जनता जिसके पक्ष में खड़ी है, समझिए कि उसी को सही माना जाएगा। और आज के डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ पब्लिक खड़ी है, इसलिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है और उनके ऊपर विश्वास है, इसलिए ये सारी बात बेमानी हो जाती है। जनता जिसके साथ है, लोकतंत्र में वो सर्वोपरि है। और अभी ये स्थिति कमोबेश पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी की स्थिति में नरेंद्र मोदी पे, योगी जी पर लोगों का विश्वास है, उनके किए गए कार्यकलापों पर विश्वास है। विपक्ष तो पहले भी महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इस सबका चिल्लाहट कर रही थी, लेकिन जनता ने इस सबको नकार के फिर से उनको दोबारा काबिज कर दिया सीट पर। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। ठीक है, जब आप जनता के नजर में ठीक है तो आपकी नीतियां ठीक है, इसलिए आप ठीक है। जिस दिन ठीक है, विजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेता बीएसपी। विजय मिश्रा जी, विपक्ष की रणनीति बार बार क्यों फेल हो रही है सरकार या भाजपा के सामने? महंगाई को मुद्दा बना चुके, बेरोजगारी को मुद्दा बना चुके, ये बार बार कह चुके कि देखिए राम नाम को बेच रहे हैं। जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई भी सवाल पूछो, बात राम की या धर्म की ले आते हैं, बांटते हैं। आपने बहुत सारे नैरेटिव खड़े किए, बहुत तरह तरह से बातों को सामने रखा, लेकिन जनता बार बार बीजेपी के साथ जा रही है। क्यों रणनीति फेल हो रही है विपक्ष की? हमने रामायण में पढ़ा है, जब तक रावण अपने भेष में था तब तक वो सीता का हरण नहीं कर पाया। जैसे ही बहुरूपिया बना और साधु का भेष रखा, सीता जी का हरण हो गया। तो आज स्थिति प्रदेश में, देश में वही हो गई है। लोग छले जा रहे हैं और ये लोग छलते जा रहे हैं। लेकिन समय आएगा जब जनता इनके सिंहासन से हटाएगी और ये कहीं के नहीं हो पाएंगे। ना ये राम के हो पाएंगे, ना रहीम के हो पाएंगे। राम पूरे भारत के हैं और वो हमेशा पूरे भारत के रहे। राम का सम्मान इनके कहने से जनता नहीं करेगी, सिर्फ देश नहीं करेगा। राम को हम भगवान मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे। इनके कहने से हम अगर नहीं, लेकिन विजय जी,
भाजपा तो ये पूछती है ना कि आप मानते हैं, ठीक है आपने कहा आप भी राम जी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने किस तरह की पॉलिटिक्स की? भाजपा कहती है हमने राम मंदिर बनवाया, नहीं हमने महाकाल कॉरिडोर, काशी, केदारपुरी सबका विकास करवाया, जी हमने सम्मान देने का काम किया। जिस समय आप स्वतंत्रता की लड़ाई को उठा करके देखिए, तमाम महापुरुषों को, मैं कह रहा हूँ, उनके विचारों को किसी स्थापित स्मारक या फिर उनके बारे में चर्चा की, उनको उनका सम्मान दिलाया। आप लोगों ने क्या किया? आज ये राम का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि हम सम्मान दिए हैं। भगवान राम अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। कैसे अपमान हो रहा है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, कैसे अपमान हो रहा है? उन्होंने राम मंदिर बनवाया, इससे कैसे अपमान हो रहा है? किसका अपमान हो रहा है? ये उनका नाम लेके जिस तरह रोटी सेक रहे हैं, ये कभी भी उचित नहीं है। भगवान सबके हैं, भगवान सबके, अगर ये उसका ट्रेडमार्क बनाते हैं कि ये भगवान मेरे केवल है, राम मेरे बिल्कुल भगवान सबके हैं, बिल्कुल भगवान सबके हैं, लेकिन आपका ये कहना कि ये राम के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, इससे आप क्या समझाना चाहते हैं? वो तो हमेशा से कहते रहे हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमें वोट दीजिए, हम राम मंदिर बनवाएंगे, और अब वो चीज हो चुकी है। राम मंदिर 50% बन चुका है, अब आप कह रहे हैं कि ये रोटियां सेक रहे हैं। उनके एजेंडे में था, उन्होंने किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए 1 मिनट, उसके बाद आप बोलिएगा। 1400 करोड़ का बजट अयोध्या मंदिर के लिए आया, आज पैसा कम पड़ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर बनाइए, भारत का एक एक नागरिक 1-1 रुपए से मंदिर बनाएगा। आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ? मंदिर एक व्यक्ति से नहीं बनता, मंदिर बनाने में हर व्यक्ति का योगदान होता है। तो उसके लिए समर्पण निधि ली गई है ना पूरे देश में घूम घूम कर। विजय मिश्रा जी, आपने दी थी समर्पण निधि। मंदिर बनने से पहले अलग अलग संगठनों ने राम मंदिर के लिए समर्पण निधि इकट्ठा की है पूरे देश भर में घूम घूम कर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राम मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी। इनके कितने विधायकों ने चंदा दिया और वो चेक जाके बाउंस हो गया बैंक में, इनसे पूछिए। अच्छा, कभी ये बताते हैं कि हमारे अच्छे कितने बाउंस हुए। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, अब विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर बनाने की बात आप लोग कह रहे हैं कि अब तो 1400 करोड़ सैंक्शन हुआ था और ज्यादा पैसा लगेगा, विधायकों ने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए, और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर के कि कैसे बन रहा है मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार बनवाए, कौन बनवा रहा है वो मंदिर? देखिए, मंदिर पूरा देश बनवा रहा है, देश का हर व्यक्ति बनवा रहा है, हर धर्म का व्यक्ति बनवा रहा है। और अभी जो हमारे मित्र इस जो विपक्ष के आरोप लगा रहे थे कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, ये 100% सही है। हम राम की रोटी खाते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे जितने मित्र ये भी राम की ही रोटी खा रहे हैं और राम की ही रोटी सेक रहे हैं। हमारा तो चूल्हा ही राम जलवाते हैं। और दूसरी ये जो गौतम बुद्ध नगर में 250 फार्म हाउस पे बुलडोजर चले थे, वो कौन से धर्म के थे, कौन सी जाति के? अतीक अंसारी और जो ये अहमद मुख्तार और अहमद साहब, ये कौन से धर्म के हैं? मिश्रा और जो दुबे जिनका इनकाउंटर हुआ या वो जेल में है, वो कौन से धर्म के हैं? अंकित गुर्जर कौन से धर्म का है? आकाश जाट कौन से धर्म का है? कौन सी जात का है? ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी, आप ही का ये आरोप है कि कार्रवाई सेलेक्टिव है, कार्रवाई सेलेक्टिव है, वो तो बता रहे हैं। अतीक अहमद माफिया कह रहा है कि योगी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमान हैं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है और बहुत बहादुर हैं। पूरे देश ने देखा है, जो किसानों का हत्यारा है, टैनी का बेटा, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनके जो विधायक है सहगल जी, जो रेप केस में बंद है, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो बताने को काफी है कि जो इनका बुलडोजर वो पक्षपात करता है। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन की स्थिति क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे लल्लू मॉल की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, आप देखिए इनका प्रशासन तो फेल है, साथ साथ इनका इंटेलिजेंस फेल है। और इसके साथ साथ आप देखिए इनके मंत्रियों का क्या रवैया है, चाहे इनके स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे इनके पिल्लूडी मिनिस्टर हो, चाहे इनके दिनेश कटिक जी हो, तीनों मंत्रियों ने डेरा डाला इनके आपस में वहां पर सरकार के बीच में जो वहां पर नियुक्तियां हैं, चाहे वहां पर ट्रांसफर है, उनमें किस तरह का एक फुटोवल की स्थिति हम प्रदेश और देश देख पा रहा है। निश्चित तौर पे इनका जो शासन प्रशासन है वो टोटल फेल हो चुका है, केवल एक आवरण चल रहा है, एक दिखावा चल रहा है। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, देखिए, जब हमने कोई कदम उठाया है देश के हित में, राज्य के हित में, इन्होंने उसका विरोध किया है।
जो बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन बिल, सिविल प्रोसीजर कोड आइडेंटिफिकेशन बिल था, उसका इन्होंने विरोध किया। जो एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खुल रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो इनके जो धर्म के लोगों के खिलाफ था। लेकिन जब लखनऊ में खुला था एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर, तो कोई परहेज नहीं था, क्योंकि वहां इनके धर्म के लोग उस तादाद में नहीं है। ये पक्षपात ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन कानून आया गया है तो हर धर्म हर जाति के लिए आया गया है। सीए एनआरसी का इन्होंने विरोध किया। सीए एनआरसी, किसी भारतीय नागरिक का सीए एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। ये बता रहे थे कि साहब इससे जो है लोगों को कुरान पढ़ने नहीं दी जाएगी, लोगों का धर्म के उनकी आजादी छिन जाएगी, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे थे। ठीक है, ये भी कहा जा रहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनको बाहर भेज दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये उनके खिलाफ साजिश है। अभिमन्यु त्यागी, आस्था जी, मेरी आपके चैनल के माध्यम से शरद जी से एक सवाल है कि जो 111 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जिन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? और उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा तो हम लोग मान लेंगे कि पार्शियलिटी नहीं होती है उत्तर प्रदेश में। आप जवाब देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। गन्ना किसानों का कब बकाया मिलेगा? गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं वो कब गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी? ठीक है, बिजली का बिल हाफ कब होगा? रोजगार कब मिलेगा? इसके बारे में बता दे। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी जवाब देना चाह रहे हैं आज भी, बेशक आप जीत गए हो। ठीक है, शरद पिछले 6 महीने में मैं आंकड़े दे रहा हूँ, 30,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया चुकाया गया 6 महीने के अंदर, और पिछले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ बकाया चुकाया गया है। उत्तर प्रदेश में वायरस के पूरे प्रकोप के दौरान 1,31,000 करोड़ का निर्यात हुआ है। उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पहले 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 47 किलोमीटर आबादी है प्रदेश की। इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? आपने बुलडोजर चलवाया दिल्ली में तुर्कमान गेट पे, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जी, गन्ने का बकाया के बारे में बात कीजिए। गन्ने का बकाया क्यों नहीं मिला है? आंकड़े मत दीजिए। गन्ने का बकाया क्यों नहीं मिला है किसानों को? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, लीजिए अभिमन्यु जी, शरद त्रिवेदी आंकड़ा दे रहे हैं, कोई आंकड़ा दे रहे हैं, और गोला गोकर्णनाथ में भी चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठा था। अरे हमारा पैसा था, हमारा और पैसा उसका जवाब दिया जा रहा है। अब क्यों बकाया है? इस सरकार का क्यों बकाया है? पिछले सालों का बकाया क्यों नहीं दिया? अरे हम बम्पर पैदावार करते हैं, हम किसान हैं, आप बकाया क्यों नहीं दे रहे हैं? आंकड़ा लेकर आए, हमारे तो पैसा है, कोई सरकार का पैसा तो नहीं है ना। वो आपने कहा बिजली का बिल हाफ करेंगे किसानों का। ठीक है अभिमन्यु जी, आपने मुद्दा उठाया गन्ना किसानों का कि आखिर उनका जो बकाया है कंपनियों पर वो कब वापस मिलेगा। इस तरह शोर मचाने से ना आप जवाब सुन पाएंगे और ना सवाल समझ में आ पाएगा। अब ये सवाल मैं शरद त्रिवेदी जी से पूछ लेती हूँ और 20 सेकंड में शरद त्रिवेदी जी इसको स्पष्ट कर दीजिए कि जो बकाया है गन्ना किसानों का वो कब तक वापस करेंगी कंपनियां। देखिए, इनको शायद पता नहीं, इनको गन्ने की खेती के बारे में नहीं पता होगा, ऐसा हो सकता है। बीच में मत बोलिए, मैंने सवाल पूछा है आपका, क्योंकि एक वक्त में 2 लोगों की आवाजें, किसी की बात क्लियर नहीं होती। देखिए, 30,000 करोड़ पिछले 6 महीने में दिया, और हमने अभी पिछले हफ्ते अखबार में पूरे पन्ना अखबार का हमने इसमें लिख के दिया है कि किस तरह हमने क्या कार्य किया उत्तर प्रदेश में। 1.5 लाख करोड़ हमने पिछले 5 साल में बकाया हमने दिया है। 4 लाख करोड़ की हमने सिंचाई की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको हमने अंजाम दिया है। आज किसान को ओडीओपी में जो काला नमक के चावल है, जिसके बारे में उन्होंने जल्दी मिल जाए। शरद जी प्लीज अपडेट हो जाइए, प्लीज अपडेट। ठीक है, चलिए, जवाब मिल गया आपको, जवाब मिल गया। और नहीं, सुनिए, डिबेट अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि सभी पैनलिस्ट हैं, एक बार सब लोग अपनी बात को रख दें और जो भी कहना चाहते हैं। हमारे साथ विजय मिश्र हैं, नेता बीएसपी। विजय मिश्र जी, क्या ये मैसेज जनता तक, दूसरे प्रदेशों तक या लोगों तक नहीं जाता जब एक माफिया ये कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत बहादुर और ईमानदार हैं? यही बात तो योगी जी ने आज हिमाचल प्रदेश की रैली में भी कही कि माफिया भीगी बिल्ली बने हैं। योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले सारे अपने मुकदमे वापस लिए। योगी जी से बड़ा माफिया कोई है? पूर्वांचल में, मैं पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ, पूर्वांचल में वो कम माफियागिरी किए हैं, आज वो मुख्यमंत्री बन के बहुत बड़े संत बन गए हैं। अच्छी बात है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जनता ने उन्हें ये आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हैं? किस आधार पर? आप कानून मंत्री से बात आपने माफिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया,
नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप इतनी बड़ी बात कहने के लिए आपके पास वजनदार तथ्य भी होना चाहिए। मैंने कहा ना, उसके ऊपर किस आधार पे कह रहे हैं? चुनावी आरोप की तरह हुआ है तो कोई किसी को ये कह दे तो पलट के कोई कुछ और कह दे। मैंने कहा ना, उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था उसमें खुद उन्होंने दर्शाए थे कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं। जो शपथ पत्र दिए गए थे उसमें उन्होंने कहा था। और रही बात प्रोडक्शन की, हमारे यहाँ आंवला होता है प्रतापगढ़ में, आंवले की जो दुर्दशा है वो यहाँ किसानों से पूछिए, आज तक सरकार ने उसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन और एक सेफ माहौल की यहां पर बात चल रही है, उसमें विपक्षी दल किस तरह का तर्क दे रहे हैं वो आपने सुना। अब मुझे डिबेट क्लोज करनी, लेकिन उससे पहले जाते जाते आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, हमने पकड़ा ही नहीं है, उनको अंजाम तक पहुंचाया है। आजम खान साहब के कोर्ट से हमने नहीं किया है, ये कोर्ट ने उनकी जो विधायकी है उसको खत्म कर दिया है। कोर्ट ने उनका कन्विक्शन किया है। 83% जो साइबर क्राइम के केसेस हैं उनमें कन्विक्शन हुआ है। 36 लोगों को बलात्कार के केस और हत्या के केस में फांसी की सजा हुई है। 1300 लोगों के ऊपर उम्र कैद की सजा हुई है और 4000 लोगों को अन्य धाराओं में हुई है। उत्तर प्रदेश क्राइम के नाम पे सबसे नीचे पायदान पे, आतंकी का नाम उत्तर प्रदेश में कोई लेने वाला नहीं है। ये हमने 5 साल में करके दिखा दिया है और आप देखिए अगले 5 साल में क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोगों में डर क्यों नहीं जा रहा है। और पिछले 5 साल में जितना जो पिछले 10 साल में जितना टैक्स दिया है जीएसटी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा अब की बार दिया गया है। चलिए ठीक है शरद जी, आप सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी हो रहा है, वहां पर भी इन मुद्दों को रखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश भी आज गए, जहां पर उन्होंने रैलियां की, वहां भी विधानसभा चुनाव है और यूपी में किए गए कामों का बखान उन्होंने वहां मंच पर किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को घेरा। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड।